हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेडेलियन एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो भारत के आज़ादी के 1947 के पर्व को एक तरह से दोबारा रिपीट करने को जा रहा है। उसके इवेंट्स को एक नई भूमिका प्रदान की जा रही है। आपको जानकारी है, आपको पता है कि हम 1947 में मिडनाइट को 14 अगस्त की रात्रि को 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सत्ता का हस्तांतरण किया गया और उन्होंने उस दिन इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के टाइम उनके इस इवेंट के साथ ही एक और नई चीज़ जो अभी मीडिया में चर्चा में चल रही है, जो हमारे नई पार्लियामेंट्री भवन का उद्घाटन किया जाना है, उसके अंदर भी यहाँ पे इस जो सेनेगल को, जिसको हम एक तरह से राजदंड कह सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सिंबल ऑफ पावर है जिसका ट्रांसफ़र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किया जाएगा। फिर वो इसे नई पार्लियामेंट्री भवन में जो स्पीकर की सीट होगी उसके बगल में इसको स्थापित करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री, इसकी रिलेवेंस और किस प्रकार से एक ऐसा इवेंट अनफोल्ड हो रहा है जिसकी परिकल्पना एक सोच के साथ ही की जा सकती है, हम उसके बारे में देखेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो नई वाली पार्लियामेंट है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस पार्लियामेंट भवन का संडे जो कि 28 मई को है, तो 28 मई के दिन इस हमारे नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है और इसका उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इसी उद्घाटन के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ससेप्टर का यहाँ अर्थ है सेनेगल से, जिसे हम राजदंड कह सकते हैं। ये राजदंड जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये राजदंड है, ये आप देखिए, ये राजदंड है जिसका आप ऊपर का हाफ पोर्शन देख सकते हैं। करीब करीब 5 फीट इसकी हाइट है, जिसका ये आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं और इसमें ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी इज़ ए सिंबल ऑफ न्याय एंड पावर, तो उसको दिखाया गया। और यहाँ आपको तमिल आर्किटेक्चर, तमिल लिटरेचर के वर्ड्स आपको दिखे हुए, इनग्रेव दिखे हुए मिलेंगे। इसी को हम सेनेगल कह रहे हैं, इसी को ससेप्टर भी कहा गया है। और ये इवेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस वक्त भारत की आज़ादी के समय जो हमारे उस वक्त के जो इंग्लैंड के 1 मिनट प्लीज़। तो साल 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उस वक्त जो हमारे गवर्नर जनरल थे या जिनको हम वॉइस रॉय कहते हैं, उस वक्त के वॉइस रॉय माउंट बेटन ने ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह किया कि ये जो इतना बड़ा इवेंट होगा, आप उस इवेंट को किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आपका क्या एक हस्तांतरण या ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ये जो 1947 का ट्रांसफ़र था, इसमें ये जानते हैं कि यहाँ इतने बड़े इवेंट है कि जो नेहरू जी ने जो उन्होंने एक अपना भाषण दिया था जिसको हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, ये उनके स्पीच के वर्ड्स थे जो बड़े फेमस हुए। और इस इवेंट के साथ ही जो उनका मिडनाइट स्पीच है जो उन्होंने रात को दिया था, ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है। आज भी इसका रिव्यू किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशंस होते हैं। इसी प्रकार से उससे 15 या 20 मिनट पहले ही ये जो ससेप्टर है या जो सेनेगल है, राजदंड है, उनको ट्रांसफ़र किया गया था। तो आप ये देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस आज इसलिए आ गई क्योंकि आज उसी इवेंट को हम जब 75 साल, आज हमारा अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, उसको हम दोहरा रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें दोबारा इतिहास को दोहराया जाता है तो इन चीज़ों की एक सिंबॉलिक चीज़ें बढ़ जाती है। और ये है क्या राजदंड? ये एक शासन को राजधर्म न्याय के साथ ये जिम्मेदारी देता है कि आप इसके पालन करेंगे। अब इसकी इतिहास को हम देखेंगे ये कहाँ से आया, क्या आया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और फोकस करना चाहूँगा हमारा जो 47 का इवेंट था उस वक्त। तो ये उस वक्त की फ़ोटो है जो उस वक्त टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई थी, जो मठ से, जो हमारे दक्षिण भारत के जो मद्रास प्रांत में मठ से इनको श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसको राजदंड को, इस सेनेगल को बनाएंगे और लेके आएंगे और इसके साथ ही हम यहाँ दिल्ली में जो हमारी जो आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा उसके अंदर इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो यहाँ से इन्होंने इसका निर्माण करके ये दिल्ली लेके आए। इसका रीति रिवाज के आधार पे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थी उनको इसका दिया गया और ये उस वक्त की आप फोटोज़ देख सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है कि आखिर कैसे इन चीज़ों का इवेंट अनफोल्ड हुआ। जब
लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव रखा नेहरू जी के सामने कि आप किस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण करना चाहेंगे। तो नेहरू जी के पास उस वक्त इतने आइडियाज़ थे नहीं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी, इनको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही साथ हमारा जो मद्रास प्रांत था, जो मद्रास प्रोविंस था, उसके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। और इनको लिटरेचर और इनको भारत की एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत के अंदर अस्तित्व में हमारी जो एक ग्रेट सिविलाइजेशन रही है चोला एम्पायर, और चोला एम्पायर के जो रूट्स हैं वो दक्षिण भारत में जो हमारा संगम एज है, संगम लिटरेचर है, उससे जुड़ी हुई है। तो बोला इस वक्त चोला एम्पायर में जो सत्ता का हस्तांतरण होता था जिस प्रकार से, तो चोला एम्पायर की जो सत्ता का हस्तांतरण था, तो वहाँ पे जो कोई भी नया राजा बनता था उस राजा को राजगुरु के द्वारा, वहाँ के राजगुरु के द्वारा ये जो हमारा राजदंड है या सेनेगल है, इसको उन्हें दिया जाता था। और एक ये सिंबॉलिक था कि ये आपकी जो शासन की जिम्मेदारी है, इसको आप न्याय के साथ, राजधर्म के साथ निभाएंगे और इसी धरती पे आप स्वर्ग का एक अनुभव कराएंगे जनता को। तो इसी प्रकार से ये हस्तांतरण होता था। यही आप इनकी फ़ोटोज़, एक तरह से ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है और ग्रेट चोला एम्पायर्स का जो माइट था उसको दिखाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चोलास की माइट थी उसके बारे में तो किसी को कोई इसमें आलोचना है ही। इसके साथ आप ये देखिए, जब ये चीज़ जो कंस्ट्रक्शन की गई, जो बनाई गई, इसको बनाने वाले कौन थे? तो इसको बनाने के लिए जिस प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका तो सी राजगोपालाचारी जी की है। उन्होंने दक्षिण भारत के एक मठ को, जो लगभग 5 सदी से, वहाँ 5 शताब्दी से काम कर रहा था, उनको ये जिम्मेदारी दी। और उन्होंने वहाँ पे जो बंगारू चेट्टी, जो इसके निर्माता थे, बंगारू चेट्टी, तो बंगारू चेट्टी वहाँ पे दक्षिण भारत में कार्य करने वाले एक सुनार जो कार्य करता है, उनका यही काम था। तो इन्होंने ये चांदी का सेनेगल बनाया और इसके ऊपर एक सोने की लेप परत चढ़ा करके इसका कंप्लीट निर्माण किया गया था। और इन्होंने ये जब लास्ट मोमेंट पे दिल्ली आए थे, इनके साथ 3-4 लोग थे और इसको इमीडिएटली आज़ादी से पहले हैंड ओवर किया गया, माउंटबेटन जी को दिया गया। माउंटबेटन से आने के बाद इसका दोबारा से एक जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो करने के बाद इसको हैंड ओवर किया गया नेहरू जी को, पूरे रीति और रिवाजों के साथ में। तो आप ये एक सिंबॉलिक था। और आप यहाँ पे नंदी की फ़ोटो क्यों है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो चोला एम्पायर है, चोला एम्पायर थे, वो उसमें सेवायत थे और वो लॉर्ड शिवा को बड़ा ही अपना एक इम्पॉर्टेंट डाइटी, अपना एक भगवान मानते थे। तो लॉर्ड शिवा के लिए जो नंदी एक वाहक के रूप में था और नंदी एक न्याय की स्थापना का सूचक है। इसी कारण से इसके ऊपर ये आपको इस प्रकार का सिंबल्स दिखाई देता है। यहाँ इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आखिर चोला एम्पायर में ऐसा क्या था कि जिसकी माइट की चर्चाएं आज भी हो रही है और किस प्रकार से इसकी रिलेवेंस अब है। देखिए, रिलेवेंस की यदि बात करें, आप ये देखिए कि हमने देखा है कि जो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक हमेशा से एक अलग दोनों को दिखाने का प्रयास किया गया। और यदि आपने रिसेंटली देखा हो जिस प्रकार से अभी जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो वाराणसी के अंदर अभी एक रिसेंटली प्रोग्राम किया गया था और वाराणसी के अंदर दक्षिण भारत के वहाँ के जो मठों के जो संत है उनको बुलाया गया और आपस में एक कल्चर का असिमिलेशन किया गया। और ये दिखाया गया कि भारत एक विविधताओं में एकता का देश है, जहाँ पर एक तरफ आपको चोला जैसे माइटी एम्पायर मिलेंगे, चेरास, पांड्यास, इस तरह मिलेंगे दक्षिण भारत में। उसी प्रकार नॉर्थ के अंदर आपको जो अलग अलग हमारे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, राजपूतों का उत्थान और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। तो ये सारा एक सिंबॉलिक करने का प्रयास है कि एक राष्ट्र है, क्योंकि कई बार ऐसी कोशिश की जाती है कि हमारे राष्ट्र को अलग अलग टुकड़ों में बांट के दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हम यहाँ अपने आप को सीमित चोला एम्पायर तक करेंगे, वरना ये काफ़ी एक वो हो जाएगा। तो चोला एम्पायर की यदि बात करें तो आप जानते हैं कि चोला एम्पायर, ये जो एम्पायर था, इस एम्पायर की यदि आप बात करें, लगभग जब हमारे नॉर्थ इंडिया में जब मौर्य अशोक था, जो अशोक का जो साम्राज्य था, उस वक्त भी दक्षिण भारत में करीब करीब 3rd सेंचुरी आप देख लीजिए, बिफोर कॉमन एरा की यदि हम बात करें, उस वक्त हमारे दक्षिण भारत में चोला एम्पायर की उत्पत्ति हो चुकी थी। और लगभग 13th सेंचुरी तक आते हैं हम, जो कॉमन एरा की है, तो आप यहाँ मान लीजिए लगभग 1270-1280 के आसपास तक ये एम्पायर था। और इस एम्पायर की विशेषता ये थी कि आप देखिए, अशोक से लेकर के दिल्ली के अंदर सल्तनत काल की स्थापना होती है, जिसके अंदर गुलाम वंश वगैरह इसके कई शासक आते हैं।
जब रज़िया सुल्तान का बात करते हैं, इल्तुतमिश की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तब तक हमारे दक्षिण भारत के अंदर आपको चोला एम्पायर मिलेगा। ऐसा नहीं कि चोला एम्पायर एकमात्र था, चेरास थे, पांड्यास थे, लेकिन जो इन्होंने 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर जो इन्होंने प्रेस्टीज हासिल की, जो अपनी पावर को बढ़ाया, और जिस प्रकार से चोला एम्पायर ने इनके यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनके लिए तो एक आपको अलग से एक रिसर्च का ये टॉपिक होता है। यहाँ इनका ट्रेड देख लीजिए आप, इनका साहित्य देख लीजिए, इनका लिटरेचर देखिए आप, संगम एज की बुक्स देखें, उनका रेफरेंस देखें, इसके साथ इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनका संगीत, जो यहाँ पे बहादुरी के किस्से और वैलर की घटनाएं बताई जाती है, इनका आप आर्किटेक्चर देखिए। यदि आप आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो चोला एम्पायर के अंदर आपको जो हमारा तंजौर है, तंजौर के अंदर आपको बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा। बृहदेश्वर वेरी फेमस टेम्पल, वेरी वेरी फेमस टेम्पल, और लगभग इसका निर्माण तो हुआ 1010 ईस्वी के आसपास किया गया था। तो इस टेम्पल का जो तंजौर में निर्माण किया गया था, तो ये आज भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने किया था, जिसको हम राज राजा प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर का जिनित था, इनका एक पावर था। ऐसा नहीं कि एकाएक आपने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कर दिया। आज हम जो ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया उसको बोलते हैं कि ब्रिटिशर इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन करके गए थे कि उनकी इतनी लाइफ थी। आप ये देखिए, आपके पास 1200-1300 साल, मतलब 1100 से 1200 साल पुराना आपके पास एक आर्किटेक्चर है जो आज भी एक अपनी सही सलामत स्थिति में खड़ा है, और हम नहीं जानते कि आगे आने वाले कितने सालों तक ये स्ट्रक्चर इसी प्रकार से खड़ा रहेगा। ये एक बहुत ही बड़ी मैरीटाइम पावर थी। इनके पास एक नेवल सुप्रीमेसी थी चोलास के पास में। आप जानते हैं कि चोलास ने जिस प्रकार से श्री विजय एम्पायर जनरली हम जो जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया का क्षेत्र है उसको कहाँ थे, वहाँ श्री विजय एम्पायर था, उनको उन्होंने अपने वश में लाया, अपनी पावर को उनसे बनवाया। इसके अलावा आप जानते हैं कि इनका जो एक्सपांशन था, वो जो श्रीलंका जो था द्वीप, इसके ऊपर भी उनकी एम्पायर थी। इसके बाद जो इनका ट्रेड का नेटवर्क था, जो मैरीटाइम ट्रेड होता था इनके आसपास से, यहाँ से निकल के, इसने इनको इतनी पावर्स दी, इतना इनका एक इफेक्ट था। मैं आपको बताऊं, जैसे हम जो एक नटराज की मूर्ति की बात करते हैं जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, वो आज भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में है, परंतु उसका निर्माण किस समय हुआ था? चोला एम्पायर के दौर। इसी प्रकार की अगर हम बात करें एंशियंट सिविलाइजेशन, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि वहाँ पर ब्रॉन्ज की एक सिविलाइजेशन थी, वहाँ काफ़ी अच्छा काम होता था, वरना चोलास के अंदर ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो एक बड़ी ही सिंबॉलिक और बड़ी ही ग्रेट पावर थी। इसी पावर को सिंबलाइज करते हुए एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को, जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर यदि आप देखें जिस प्रकार से भारत को एक डिवाइड करके दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो यही एक प्लीज, ये जो हमारा डिवाइड करने का एक प्रयास दिखाया जाता है कि भाई ये चीज़ें आपस में नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, इनको हम जोड़ रहे हैं। 1947 के अंदर भी आप सोचिए, नॉर्थ नई दिल्ली के अंदर स्थापित होने वाली सत्ता को जिस प्रकार से सिंबोलिज्म एक साउथ की सत्ता से आता है, हमने चोलास का जो एक ट्रांसफर ऑफ पावर था उसको हमने हमारे यहाँ 1947 के अंदर एक दिखाया गया कि हम किस प्रकार हस्ता का संचालन कर रहे हैं। हम एक सैन्यबल, एक राजदंड को लेके आ रहे हैं, उसको हम हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थी उनको हस्तांतरण किया गया। और इसी प्रकार से आज भी हमारे आज़ादी के 75 साल बाद हम इसी चीज़ों को दिखा रहे हैं। विरोध होता है दक्षिण भारत के अंदर, हिंदी का विरोध होता है, वहाँ के जो पॉलिटिकल्स होते हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा को पूर्ति करने के लिए वहाँ की जो डीएम की पार्टीज़ हैं, जो वो पार्टियाँ विरोध करती है कि भाई आप तो हमारी जनसंख्या के जो हमने आयाम लगाए उसमें आप कमी कर रहे हो, हमें हमारा वोट शेयर कम हो रहा है, हमें उस प्रकार का पावर नहीं मिलता है जिसके हम हकदार हैं। परंतु आप इन चीज़ों को देखिए किस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को यहाँ पे फलीभूत करने का प्रयास किया गया। यहाँ आपको मैं भाई ये बताना चाहता हूँ कि जो 1947 के अंदर जो हमारा सेनेगल था, प्रधानमंत्री नेहरू जी के हाथ में आने के बाद इसको हमारे प्रयागराज के अंदर, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, वहाँ पे उसको म्यूज़ियम के अंदर रख दिया गया था। इसके बाद से लेकिन जब मोदी जी की कई बार यात्राएं हुई दक्षिण भारत के अंदर, तो ये एक सेनेगल की जो राजदंड की बातें उठी, तो मोदी जी ने भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। और इसके बाद आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से उनकी टीम्स काम करती है, तो उनकी टीम ने इसका सारी जानकारियां पता करते हुए जब ये न्यू पार्लियामेंट, भारत की डेमोक्रेसी का जो मंदिर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का जब हम आज अनावरण करने जा रहे हैं आने वाले 4-5 दिन के अंदर, उस वक्त हम एक दोबारा उस सिंबोलिज्म को ला करके यहाँ रख रहे हैं। हालांकि इसका कुछ ऑपोजिशन पार्टीज विरोध कर रही है, परंतु
कुछ चीज़ें होती है वो पाथ ब्रेकिंग होती है, और इन चीज़ों में हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने जो एजेंडाज हैं उनको दूर करते हुए हमें एक क्षेत्र में शामिल होकर के ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो राष्ट्र की अनेकता में एकता की जो धारणा है उसको प्रबल करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जब हमको एक साथ मिलकर के काम करना होता है। जैसे हमारी परीक्षा की घड़ी आती है तो हमें सारे काम छोड़ करके और हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगना होता है डेडिकेशन से, क्योंकि वही चीज़ें हमें रिजल्ट देती है। यदि आज भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है तो आप देखिए किस प्रकार सारे राजनेता बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के एक छत्र के नीचे आके बात करेंगे कि यस, हमें हमारे जो एनिमी उसको डिफीट करना है। तो यहाँ पर भी यही है। तो जो न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस न्यू पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन में भी और जो इनॉग्रेशन में भी हम यही सोचते हैं कि ये सारे विवाद आपस में सुलझ जाएंगे, और संडे तक जिस दिन इनॉग्रेशन होना है उस दिन तक हमें एक अच्छा खासा भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसका जो एक मंदिर है, उसके इनॉग्रेशन में इन सभी का एक रूप देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसकी हमें चर्चा करनी बहुत आवश्यक थी। इसीलिए मैं आपको ये बताना आया हूँ कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, इनके इतिहास को समझें। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या ज़रूरी। तो आप ये देखिए, एक तो आपके लिए सेनेगल इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आखिर है क्या, कहाँ था, 1947 में क्या हुआ और वर्तमान में क्या होने जा रहा है। और इस इवेंट को आप भी देखें। एक्चुअली जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके दिमाग में रहती है, उससे होता क्या है, इन चीज़ों से आपकी मेमोरी में ये चीज़ें लंबे टाइम तक रहती है। नेक्स्ट, इससे हुआ क्या है कि आपका जो चोला एम्पायर है वो दोबारा से लाइट में है, और चोला एम्पायर का जो कल्चर था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, वो आज दोबारा से उसके जो एम्पायर जो किंग्स थे, जिसमें हम जानते हैं कि राजेंद्र चोल हैं, राज राजा 1 है, राज राजा 2 है। तो ये जो रूलर्स थे, इनके कार्य। इसके बाद रिसेंटली आपने देखा है कि एक मूवी और आई थी अभी हमारे, जो वर्तमान में आप जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, ये काफ़ी कल्चर चल रहा है। तो यहाँ पे एक रिसेंट मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था पोनियन सेल्वन। तो पोनियन सेल्वन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो मूवीज ये रिलीज़ हुई है। काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉलीवुड से भी हैं और साउथ इंडिया से भी हैं। तो ये जो मूवी है, ये मूवी राज राजा के ऊपर निर्माण की गई है, जिनका पहले पोनियन सेल्वन के नाम से नाम था। और राज राजा ने ही आपको पता है कि बृहदेश्वर टेम्पल का मंदिर किया था, और इनके टाइम पे एक अपने चरम पे था चोला एम्पायर। इनका जो कार्यकाल था लगभग 1940 से लेकर के 1020 तक हम मानते हैं कि इसका कार्यकाल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, और इन्हीं चीज़ों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और आपसे इंटरव्यू में भी इस प्रकार सवाल बन सकते हैं कि भाई इस प्रकार के इवेंट की क्या सिंबॉलिक है। आप ये देखिए, ये इंडिया के नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड पॉलिटिक्स है उसको एकजुट करने का एक बहुत अच्छा हमारे पास मौका है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार से आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, और ऐसी कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो करीबी हैं उन्हें भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। आई होप यू लाइक दिस वेरी मच। थैंक यू सो मच।